अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम ज़रा हट के बात करेंगे और आज हम बात करेंगे हालात हाज़िरा पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, ईरान पे, वेनेज़ुएला पे और जो ट्रम्प की जो माफिया बोस वाली पॉलिटिक्स है उस पे। तो आज हमारे पास आज जो मेहमान बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कोलीग भी हैं, मिनहाज इनका नाम है। ही इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद रीड फाउंडेशन स्कूल और इसके अलावा इनका माशाल्लाह से यूट्यूब चैनल भी है जिस पे ये बड़ा बेहतरीन किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। He talks about philosophy, psychology, and he also does book reviews. तो मिनहाज कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? खैरियत? I'm good. I'm good. वेलकम टू Thank द you. पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you so much for inviting. भाई यू आर वेरी मोस्ट वेलकम। तो हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिनहाज भाई के चैनल का लिंक भी दे देंगे। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट यू टू गो विजिट द लिंक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज़ वेल। तो मिनहाज, आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प पे, ईरान पे और वेनेज़ुएला पे। Mm, तो बात शुरू करने से पहले मैं इस जगह एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। exactly. ज़ल्मे खलीलज़ाद Mhm. 1995 में रेंड पब्लिकेशन को एक पॉलिसी रिव्यू लिख के देते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि चूँकि कोल्ड वॉर एंड हो रहा है, राइट? और कोल्ड वॉर एंड हो रहा है, तो इसके बाद अमेरिका के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए? तो ही बेसिकली गिव्स अमेरिका 3 ऑप्शंस और दे हैड टू फॉलो वन ऑफ इट। जो पहला उनकी रिकमेंडेशन थी, इट वाज़ कि जो अमेरिका है वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चला जाए। जो सेकंड था वो ये था कि मल्टीलैटरलिज्म की तरफ मूव Mhm. ऑन करे जिसमें मुख्तलिफ स्फेयर्स ऑफ इंटरेस्ट होंगे और काइंड ऑफ जो बैलेंसिंग की जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो परस्यू की जाएगी। और जो तीसरा वो रिकमेंडेशन देते हैं वो ये था कि अमेरिका जो है ग्लोबल वर्ल्ड की लीडरशिप को संभाले। Mm. एंड बाय ग्लोबल लीडरशिप आई मीन यूज़ ऑफ फोर्स, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। और मालूम यही होता है, हिस्ट्री हम जब हम पढ़ते हैं तो अमेरिका बेसिकली ये तीसरी जो रिकमेंडेशन है ज़ल्मे खलीलज़ाद की उसको अपनाता है और एक पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन और इंपीरियलिज्म को परस्यू करने शुरू हो जाता है। हम देखते हैं 9/11 होता है, सद्दाम हुसैन का वाक़या हो जाता है। वी आल्सो सॉ द डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरिया, लिबिया, लेबनान। लेकिन आज की अगर हम बात करें, एट दिस पॉइंट हम बात करते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स इंक्लूडिंग जॉन मर्शाइमर ये Mhm. बात करते हैं कि जो अमेरिका जो है वो इस वक्त एक डिक्लाइनिंग पावर है एंड द Yeah. वर्ल्ड इज बेसिकली रिटर्निंग टू मल्टीपोलैरिटी। और जो यूनिपोलर जो वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता जा रहा Mhm. है। डू यू रियली सी द एंड ऑफ यूनिपोलैरिटी? ओके, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। लुक, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बात की और बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे ऑथर्स ने इसके ऊपर बात की है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। यूनिपोलैरिटी हैज़ नो मोर बिकम वेरी मच अ क्यूरियस केस, या यस। फिर एक कोई कोई स्पेसिफिक केस नहीं है नहीं है। यूनिपोलैरिटी, राइट? इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। यूनिपोलैरिटी को हम कैसे देखते हैं? लाइक अगर हम उसको स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स के ऊपर उसको देखते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो पॉसिबली यूएस एक स्ट्रॉन्ग यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड पावर हो, लेकिन उसके बावजूद अभी जिस तरह बहुत सारे कंट्रीज ने आफ्टर न्यूक्लियर फोर्सेस जो बन गए हैं और न्यूक्स बहुत सारे कंट्रीज ने बनाए हैं, तो वो जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो भी लिमिट नहीं हुआ, अभी तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इधर एक्सपेंड हो रहा यस। है, तो मतलब वो दैट हैज़ बिकम नो मोर वेरी मच रेलेवेंट, जो स्ट्रेटेजिक। दूसरा, अगर हम यूनिपोलैरिटी में देखें तो सॉफ्ट पावर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक पावर है, लिबरल इंटरेस्ट यस। की तरफ जाते हैं, तो उसमें तो चाइना ने स्वाइप किया है ट्रू उनको ट्रू ट्रू कंप्लीटली, उसको ट्रू यूएस को। ट्रू। हालाँकि यूएस की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट जिस तरह चाइना मैनूवर कर रहा है इसके अंदर, सॉफ्ट पावर के अंदर, लीज़ेस में, डिफरेंट प्लेसेस में, तो और उसके साथ फिर ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। ब्लॉक्स बनते जा रहे तो हैं। पोलैरिटी तो एक फार क्राई, एक पुरानी पुरानी कहानी बन गई ट्रू। है। तो डेस्परेटली कोशिश कर रहा है यूएस, डेस्परेटली। उसके बाइडेन के दौर में तो मतलब कुछ चीज़ें क्लोज़ हो रही थी, कुछ वार्स इधर-उधर एक्सपेंड हो रही थी, बट ट्रम्प तो बड़ा रियलिस्टिक और रिगरसली उसको परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा उस यूनिपोलैरिटी को लेके चलने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट थिंक सो ही इज़ एनी मोर रेलेवेंट, या फिर यूनिपोलैरिटी पोलैरिटी एनी मोर रेलेवेंट है इसमें, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अ, मल्टीपोलैरिटी वाली जो अब रशिया का एक पूरा ब्लॉक है, पूरा चाइना का है, उसके अलावा मिडल पावर्स जो हैं वो आगे आ रही है, जैसे कनाडा, महाकानी की जो स्पीच देख लें उसको, और फ्रांस का देखें, सीधे-सीधे बात करता है मैक्रोन ने, ही हैज़ रिप्लाइड टू ट्रम्प यस। इन दो टोक अल्फाज ट्रू। में उसने बात की है। सो मिडल पावर्स हैं वो भी, जो कि हमेशा से यूएस के साथ अलाइन थी। यूके के डिसीजंस देखें, उन्होंने डिसओन किया
आपने टोनी ब्लेयर को, हम्म। राइट, टोनी ट्रू, ब्लेयर, यस राइट, यस, टोनी ब्लेयर जो एग्जैक्ट, बोर्ड उन्होंने ऑफ कहा कि एग्जीक्यूटिव ही इज, चेयरमैन बनने जा रहे थे। एग्जैक्टली, या सो ट्रम्प के या फिर यूएस के जितने भी एजेंडाज हैं टुवर्ड्स यूनिपोलैरिटी, तो वो मतलब दुनिया उसको रिजेक्ट कर रही है, मतलब आई एज ए गेस होल। ट्रम्प ने भी ये फोर्सी कर लिया था कि जो बाइडन है या फिर इससे पहले ओबामा थे, ये जितने भी प्रेसिडेंट्स आए, वो मेरे ख्याल में दे काइंड ऑफ एक्सेप्टेड द मल्टीपोलर वर्ल्ड, राइट? मतलब एग्जैक्टली। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ट्रम्प इज काइंड ऑफ अ करिस्मेटिक पर्सन, जो भी हो, करिश्मा तो है ना ट्रम्प के अंदर, है, ही ये हैज है दिस पॉपुलिस्ट। सर्टेन एलिमेंट ऑफ करिश्मा इन हिम, और ऑरा भी है उसका। एग्जैक्टली। नॉट टू बेसिकली, हम कोई मतलब तशहीर नहीं कर रहे हैं या फिर कोई रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हैं ट्रम्प को, लेकिन ये फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट कि ट्रम्प मेरे ख्याल में आके ये जो बाइडन और ओबामा या उससे पहले जितने प्रेसिडेंट्स हैं, जिन्होंने डिस्क्रीटली उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है आज के बाद ग्लोबल वर्ल्ड को लीड नहीं करेगा, ट्रम्प रिवर्स करना चाह रहे हैं इस सब को। तो एग्जैक्टली। उसी वजह से मेरे ख्याल में वो इस वक्त जो मतलब मैड मैन की जो थ्योरी है वो अप्लाई होती है उस पर, और एग्रेसिवली वो अपनी पॉलिसीज को परस्यू कर रहा है, और बिल्कुल ही किसी मुल्क को वो खातिर में नहीं ला रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोर्ड ऑफ पीस पे हम लेटर ऑन पॉडकास्ट के लेटर ऑन बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बट फॉर जस्ट मेकिंग अ पॉइंट है कि जो मार्क कैनरी थे, उस मार्क कैनरी, राइट, करनी है। कार्नियस, तो उन्होंने जो स्पीच की थी, स्पीच के बाद बेसिकली ही बेसिकली एक्सेप्टेड द इनविटेशन फॉर दिस पीस प्लान, बोर्ड ऑफ पीस के लिए एक्सेप्ट किया था, लेकिन ट्रम्प ने उस स्पीच के बाद उसको हटा दिया बोर्ड ऑफ पीस से, राइट? एग्जैक्टली। तो यू सो सी, और डू यू रियली थिंक कि जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है ये एक मैडमैन की पॉलिसी है, या फिर इसके पीछे लिटरली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट शामिल है? सी, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये वो इवेंट्स ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि ट्रम्प इज एक्टिंग लाइक एन इंटरनेशनल बुली, बोलिए। राइट। लुक एट वेनेजुएला, वेनेजुएला का जो इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन से 66 प्लस। 66 प्लस से वो निकला, और उसके साथ फिर सीरिया का, सीरिया के यस। सैंक्शन सारे उठाए, उसकी अपनी कैबिनेट को बाद में पता चला था। यस। सो लुक एट दैट, अगर वो कोई पॉलिसी फॉलो करता, रियलिस्ट पॉलिसी, यहाँ दो चीज़ें हो सकती है ना, या तो रियलिस्ट पॉलिसी फॉलो कर सकता है, या ये है कि पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज हो सकती हैं, ठीक है। अब पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज ही इसको कह सकते हैं। रियलिस्ट पॉलिसीज अगर फॉलो करता तो एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर लेता, और एक ब्रॉडर एक कंसेंसस के साथ। कंसेंसस होता, लेकिन ही इज गोइंग आफ्टर पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज। पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज में इस तरह की उसकी अपनी कैबिनेट को बाद में पता चल जाता है, कांग्रेसमैन उसके अपने उन लोगों को, कि उसने सीरिया से सैंक्शंस हटाए हैं, जब वो जाके साइन कर रहा होता साइन है। कर रहा था। तो उसके अंदर बड़े हम एंड हा क्रिएट हुई उसके अंदर, उसके अपने कांग्रेसमैन के अंदर। तो ट्रम्प इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक एन इंटरनेशनल बुली, मतलब बहुत ही इम्पल्सिव किस्म के डिसीजंस ले रहा है, और बहुत ही रिगरस और बहुत ही मनूवर कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। जैसे लुक एट इलॉन मस्क, उसको अपने साथ मिलाया, उसके बाद उसको डिस्कार्ड तारीख कर कर दिया दिया, बात में। लाइक इन इन लिटरली बहुत ही गंदे अल्फाज में उसको उसको रिजेक्ट कर दिया, बट ही वाज आल्सो अ पावरफुल मैन, सो ही एब्जॉर्ब्ड द शॉक, बिल्कुल। राइट। और कुछ कंट्रीज लेकिन हैं जो एब्जॉर्ब नहीं यूक्रेनियन कर पा रहे। प्रेसिडेंट, मतलब एग्जैक्टली, अपने घर बुला के कैसे उसको उसने बुली दर्जा कर दिया है लिया। वो। और कुछ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को देख अफ्रीकन लें, प्रेसिडेंट, राइट। उनको देखें, यस। उनको अपने घर बुला के बुली किया उसने। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इसके इस इम्पल्सिव डिसीजंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। जैसे सीरिया है, लेबनान है, उसके साथ फिर ईरान है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, उनकी उसके मतलब ही इज अ वर्ल्ड लीडर, राइट। तो उसका एक एक बयान जो है वो बहुत ही हैवी होता है, हैवी होता है, राइट। और तो कैलकुलेटेड होता है। कैलकुलेटेड होता है, कैलकुलेटेड तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, बहुत इम्पल्सिव होता है इसका। नहीं है। कैलकुलेटेड हो तो रियलिस्ट फिलॉसफी पे जाएगा, ये बहुत ही पॉपुलिस्ट किस्म का मुझे लगता है इसका, नहीं, इसके स्टांस यस होते हैं। यू आर राइट, इम्पल्सिव तो होता है, लेकिन एट द सेम मोमेंट उसके लिहाज से तो कैलकुलेटेड होता है ना। फॉर एग्जैक्टली। एग्जांपल रिसेंटली किसी किसी टॉक में उससे पूछा गया कि आप मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है उसको खाते में नहीं लाते हैं, तो आगे से वो कहते हैं कि ट्रम्प साहब कहते हैं कि ओनली माई मॉरलिटी हम्म। कैन रिड्यूस एग्रेसिव पॉलिसीज दैट आर परस्यूड बाय मी। और वो कहते हैं सिर्फ मी का उनसे में मौजूद है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ तो कोई चीज़ ही नहीं है ना उनके सामने, मतलब एग्जैक्टली। बिल्कुल धज्जियां बिखेर रहे हैं। जैसे आपने भी एग्जांपल ली थी कि 66 प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो पीछे निकले हैं, और तमाम तर इवन जो यूरोपियन ममालिक हैं, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना, बोर्ड ऑफ पीस में आपको पता है, आपको मालूम होगा कि जो यूरोपियन जो बड़े ममालिक हैं, जो इससे पहले मतलब काइंड ऑफ मतलब अमेरिका के बेसिस होते थे, जिस तरह इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया,
फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्वीडन हो गया, दे ऑल रिजेक्टेड द इनविटेशन फॉर बोर्ड ऑफ पीस। एग्जैक्टली, उन्होंने रिजेक्ट किया। अभी मिडल पावर्स बन रही है ना, जैसे देखें फ्रांस को देखें और यूके को देखें। यूके ने उनके बोर्ड ऑफ पीस जो था उसका जो टोनी ब्लेयर, राइट, उसको ही रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अभी उसका हमारे गवर्नमेंट के साथ या हमारे फिर स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी यूके के प्राइम मिनिस्टर का मतलब बहुत ही सेंसिबल बयान था ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप के उसके कंधे में गन रख के वो शूट कर रहा था। शुरू से बहुत सारी जगहों पे इसके मिडल ईस्ट पॉलिसी उसने यूरोप को अपने साथ मिला के, नाटो का मतलब भी यही है ना, यूरोप को अपने साथ मिलाने के लिए एक साजिश थी वो। तो उसने उसको यूज़ किया, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन उसके ज़रिए की, जो नहीं करनी चाहिए थी आर्टिकल 5 के तहत। उसने रशिया को बुली करने की कोशिश की, बट रशिया वाज़ ए स्ट्रॉन्ग पावर, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। सी बोर्ड ऑफ पीस की अगर हम बात कर लें तो ये इट इज़ नॉट जस्ट फॉर गाज़ा, इट्स नॉट जस्ट फॉर द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट और गाज़ा इसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। ये यूएस का अपना जो हेजेमोनिक डिज़ाइन है, उसको मतलब उसको प्रोसीड करने के लिए, उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, यूएस अपनी एक प्रेज़ेंस शो करना चाहता है मिडल ईस्ट के अंदर। और यूरोप को भी बुली करके, या फिर जो कंट्रीज़ हैं, जो आसानी से कवर हो सकते हैं, जिनको आसानी से काउ डाउन किया जा सकता है, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज़ नॉट अ पीस डील फॉर द मिडल ईस्ट। ये यूएस का जो शुरू में हम बात कर रहे थे, यूनिपोलैरिटी को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं ये काइंड ऑफ की, मतलब अगर पीस डील होता तो गाज़ा के अंदर जो उनका 60% जो येलो लाइन है, 60% जो अभी गाज़ा की जो आबादी है या फिर उसका एरिया है, अंडर ऑक्यूपेशन है इसराइल के, वो वहाँ से पीछे क्यों नहीं जा रहे इसराइल? तो पीस ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे तो नहीं होती पीस। अब ब्रॉडर पैलेस्टाइन ले लें, ओरिजिनल पैलेस्टाइन, तो उसका तो मतलब 96 से 97% इसराइल है इस वक़्त, और जो छोटा-सा गाज़ा रह गया था, उसका भी 60%, ऑलमोस्ट 99% इसराइल के पास है और 1% गाज़ा के पास है। और उसको भी फिर बोर्ड ऑफ पीस में ये बताया गया है कि जो फ़लस्तीन की जो तंज़ीमें हैं, वो अपने हथियार डाल दें। तो ये कौन-सा पीस डील है? ये किस तरह की पीस है? जिसमें मतलब मस्क मेरे ख़्याल से कहते हैं, इलॉन मस्क उसको कहते हैं पीआईईसी, इज़ दैट पीआईईसी और पीईएसई? तो वो कहता है, आई वंडर इफ इट इज़ पीआईईसी और पीईएस। मतलब वो सो तो हाँ, सार्कास्टिकली कहता है। सो बोर्ड ऑफ पीस इज़ अ हेजेमोनिक डिज़ाइन, और यूनिपोलैरिटी को रीगेन करने और अपने रियलिस्ट एजेंडा को एक्सपेंड करने के लिए मेरे ख्याल से ट्रम्प ने कोई एंड आई गेस दिस इज अ प्लान वेरी किया। इंटरेस्टिंग पॉइंट। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भान भी नहीं है, दराग भी नहीं है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाए, ये लोग यही समझते हैं गजा के लिए बनाए, इट्स नॉट राइट। और इवन जो उसका जो चार्टर है, बोर्ड ऑफ पीस का जो चार्टर बना है, उसमें बाकायदा गजा के नाम कहीं पे मेंशन ही नहीं है, नहीं है। बिल्कुल भी कहीं पे मेंशन नहीं है। एंड आई गेस दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम, द न्यू ग्रेट गेम, राइट। एग्ज़ैक्टली। जहाँ पे ट्रम्प बेसिकली ये फोर्सिंग कर रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड कर लेते हैं, तो बाकी जो यूनाइटेड नेशन के आर्म्स है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बेसिकली इस वक्त चाइना जो है वो काइंड ऑफ डोमिनेट कर रहा है। तो एग्ज़ैक्टली। ट्रम्प इज बेसिकली फोर्सिंग कि यूनाइटेड नेशन में उसके अंदर उसकी इतनी नहीं सुनी जा रही। तो वो जो एक बोर्ड ऑफ पीस के नाम से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहा है। एंड बहुत सारे स्कॉलर्स से बात भी करें कि जो बोर्ड ऑफ पीस है, बेसिकली ट्रम्प व्हाट ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू इज टू ही वांट टू रिप्लेस बोर्ड ऑफ पीस विद सॉरी यूनाइटेड नेशंस यूएन विद विद बोर्ड ऑफ पीस। और इसके अलावा भी ऑल्सो सी कि जो अमेरिका है, और 800 प्लस मिलिट्री बेसिस है पूरी दुनिया में। एंड ट्रम्प ने आखिर ट्रमेंडसली अमेरिकन जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़ा के $1 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। एंड बेसिकली ट्रम्प नोज कि ही कैनॉट कम्पीट चाइना ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स, राइट। तो वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह मिलिट्री जो इंडस्ट्रियल बेस है उसके थ्रू दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। और अमेरिका इस वक्त देखें अभी इकोनॉमिक, पहले ये होता था ना कि अमेरिका मतलब कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब वो काइंड ऑफ इकोनॉमिक डी डेवलपमेंट कह रहा है, इकोनॉमिक डी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पे दो कोशिशें हो रही हैं। पहली ये कि जो चाइना और रशिया है, कहीं पे भी उनको इन्फ्लुएंस है तो उनको बैक ड्रॉप पे लेके आया जाए। और एग्ज़ैक्टली। स्पेशली जो मोनो डॉक्ट्रिन भी इसी के तहत बनी थी उनकी। और दूसरा ये है कि जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे अमेरिका का कब्जा हो, बिकॉज वी हैव सीन ये चाइना इस वक्त अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका में हो। अब लैटिन अमेरिका देखे ना, बैक यार्ड है अमेरिका का।
इज द बैक यार्ड ऑफ वहाँ पे अमेरिका, राइट? एंड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पर चाइना की है वहाँ पे, लैटिन एग्जैक्टली। अमेरिका में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में देखें आप। जितने भी मतलब सऊदीया जो अमेरिका का काइंड ऑफ सेकंड होम हुआ करता था, सऊदीया इस वक्त चाइना की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो आप चाइना को और अमेरिका की इस कंपटीशन को कैसे देखते हैं? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चाइना हम्म, और अमेरिका तो हमेशा हॉर्न लॉक हॉर्न्स पे लॉक होते ऑन हैं, पे रहे। राइट? सो कंपटीशन इन दैट सेंस, यूएन को रिप्लेस करना बोर्ड ऑफ पीस से, दीज आर अ लॉट ऑफ थियरीज, ये बहुत सारी थियरीज हैं। अब कंटिन्यूअसली एक आप हिस्ट्री देखें तो कंटिन्यूअसली यूएस ने वीटो स्टार्ट करने की कोशिश की, वीटो हम्म, वीटो पावर वीटो यूज करने की पावर्स। कोशिश की है कंटिन्यूअसली। अब वो वीटो भी एग्जॉस्ट हो गया है उसका, इतना यस। इतना उसने यूज किया। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर हम बोर्ड ऑफ पीस की बात कर लें तो उसमें जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, उनका थोड़ा सा, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल, पाकिस्तान। राइट? तो ग्रेटर गेम की अगर उसने प्लान बनाया है, इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, तो एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। दिस कुड बी कंट्रोवर्शियल, बट पाकिस्तान ने जब ट्रम्प के साथ मुलाकात की थी, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब ने, तो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया था? इट वाज मिनरल्स, यस। राइट? यस। रिमेंबर? यस। और यस। उसके बाद बहुत सारे यहाँ भी, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी जगहों पे ज़मीनें लीज पे हैं जहाँ पे मिनरल्स की वो हो रही है, मतलब निकाले जा रहे हैं। तो इसी तरह दुनिया में बहुत सारे और जगहों पे, वेनेजुएला देखें, वेनेजुएला ठीक के। है? यूक्रेन में भी इस तरह की एक जंग है, और इस ग्रीनलैंड। तरह ग्रीनलैंड के अंदर भी, ग्रीनलैंड में भी। अब ट्रम्प तमाम उन जगहों की तरफ जा रहा है वहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स जिनका नाम बार-बार आ रहा है, ठीक है? टोनी ब्लेयर है, ही इज़ एक्स पॉलिटिशियन, बट नाउ ही इज़ अ ऑल्सो वॉर क्रिमिनल। वॉर क्रिमिनल, यूनाइटेड एग्ज़ैक्टली। नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है। एग्ज़ैक्टली, वॉर क्रिमिनल किया, लेकिन अभी इस वक़्त वो रियल एस्टेट एजेंट है एक बहुत बड़ा। उसके बाद न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के अंदर भी एक रियल एस्टेट एजेंट है। और जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे यूएई भी है एक किस्म का, और जो मिडल ईस्ट पावर्स हैं, मिडल ईस्ट में तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसलिए उनको मिलाया गया है। अच्छा, ये सारे लोग हैं, ये सारे या तो मिनरल से एसोसिएटेड हैं या तो रियल एस्टेट से एसोसिएटेड हैं। ये जो गज़ा है, उसको कंप्लीटली ये वाइप आउट करके वहाँ पे एक खूबसूरत सा एक वो नई बनाना किस्म की चाहते हैं, कॉलोनी बसाना चाह रहे हैं ऐसे। कॉलोनी बसाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह का एक इनिशिएटिव है, मोर लाइक सॉफ्ट पावर के थ्रू जाके अपने एजेंडास, जैसे मैकियावेली कहता है ना कि इट्स नॉट द मीन्स दैट यू आर यूजिंग, इट्स द आउटकम जो दैट आपका मैटर्स। डिसाइड करता है कि आपने मॉरल, आप सही हैं या गलत हैं, गलत आपका है। आउटकम डिसाइड करता है। तो अब मेरे ख्याल से वो एक आउटकम, एक ब्रॉडर वर्ल्ड में एंड अपनी मॉरलिटी इज इनवेलिड, राइट, इकोनॉमिकली राइट। इकोनॉमिक हेजेमनी, अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि स्ट्रेटेजिकली तो वो हेजेमोन नहीं रह सकते हैं। तो इकोनॉमिक हेजेमनी क्रिएट करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना एट द सेम टाइम वो कॉरिडोर्स बना रहा है। उसने वो ऑलरेडी बना चुका है, बना चुका है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है। पूरी दुनिया में हर जगह, जैसे आपने बताया, लीज़ पे बैकयार्ड ऑफ द यूएस में वो पहुँच गया है। तो जैसे अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान से रिसेंटली वो निकल रहे हैं, बट है, ही इज़ राइट देयर। इज राइट तो देयर। ये एक स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑन इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन चल रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि यूएस के जो एलाइज़ जो अभी कुछ इंडिविजुअल्स को लेके चल रहा है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उस बोड़ा पीस को कामयाब कर सकें। तो बहुत सारे बड़े-बड़े मगरमच्छ बाहर बैठे हुए हैं जो उसके अगेंस्ट हैं, यूएन में भी मौजूद हैं। इवन जो मिडल पावर्स हैं, जैसे कनाडा है, फ्रांस है, फिर इटली यूरोपियन है, कंट्रीज हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली, यूके ने स्पेसिफिकली इससे विथड्रॉ किया। विड्रॉ किया हुआ है। सामने उसके मुँह पे विथड्रॉ किया है। और रशिया ने खुद, आप अगर इसको गाज़ा पीस प्लान कहते हैं, अगर आप उसको बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, तो वो जो $1 बिलियन मेरे वहाँ पे फ्रोज़न मेरे एसेट्स हैं, उन एसेट्स को लगाओ, मैं उसमें गाज़ा में लगाना चाहता हूँ। उनको अनफ्रीज़ कर लो, मैं उसको गाज़ा ट्रू। आपकी बोर्ड ऑफ पीस को देना चाहता ट्रू। हूँ। थ्रू योर बोर्ड ऑफ पीस मैं उसको गाज़ा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कर किया लें, जा रहा। लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। वो पूरे यूरोप में भी 268 बिलियन डॉलर्स हैं उसके पुतिन के, रशिया के, वो अनफ्रीज़ नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट द बोर्ड ऑफ पीस, इट इज़ इकोनॉमिक हेजेमनी। बाकी लोगों के एसेट्स को फ्रीज़ करके या फिर सैंक्शंस जिस पे लगाना चाहते हैं लगा के, अपना जो एजेंडा है उसको प्रमोट अच्छा, करने का। थोड़ी-सी बात हम मोर लाइक दैट। वेनेज़ुएला पे कर लेते हैं, उसके बाद हुँ, हम ईरान पे करते हैं। प्लीज़। मेरे ख्याल में वेनेज़ुएला एक क्लासिक केस स्टडी है, कैसे एक वेल्थी नेशन जो है वेस्टलैंड में तब्दील हो जाता है।
थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं, वेनेजुएला में 1922 में पहली दफ़ा ऑयल डिस्कवर होता है, और ये 1992 वो डेकेड है जब सऊदीया और यूएई, इन ममालिक, मतलब इनको बिल्कुल इस चीज़ का इदराक भी नहीं था कि इनके पास ऑयल मौजूद है या फिर गैस रिजर्व्स मौजूद है। तो 1922 में ऑयल डिस्कवर होता है वेनेजुएला में। तो इस वक्त चूंकि ये काइंड ऑफ अमेरिकन कॉलोनी थी वेनेजुएला, तो अमेरिका में जो बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, लाइक शेल हो गया, लाइक एक्सॉन मोबाइल हो गया, इसी तरह जो स्टैंडर्ड ऑयल है, वो बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे वेनेजुएला के अंदर। और तकरीबन जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है, एक्सपोर्ट हो रहा होता है, वो कंट्रोल करता है वेनेजुएला। और गालिबन 1950 में, वेनेजुएला वाज द फोर्थ वेल्दिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। चौथा सबसे बड़ा या अमीर या तरीन मुल्क था वेनेजुएला। दैट्स और इमेजिन 1990s में हुगो चावेज आते हैं, ही वाज आल्सो अ पॉपुलिस्ट लीडर लाइक ट्रम्प पॉपुलेशन हाउ हिमसेल्फ। इज तो वो आके कहता है कि भाई, अच्छा, इससे पहले मॉडलिटी ये थी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होती थी, 50% वेनेजुएला गवर्नमेंट लेती थी, और जो 50% ऑफ द प्रॉफिट था, मतलब ऑयल के रिफाइन करने से और एक्सपोर्ट करने पे, वो अमेरिकन की जो ऑयल कंपनी से वो लेती थी। हुगो चावेज आगे कहते हैं, भाई ऑयल हमारा है। He gave two choices to the American companies. Number one, either leave our country, या फिर जो 60% ऑफ शेयर्स हैं वो आप जो वेनेजुएला की जो नेशनल कंपनीज हैं उनको आप हैंड ओवर कर लें। तो जाहिर सी बात है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अमेरिकन कंपनीज। इसी सूरत हाल में अमेरिकन जो कंपनी से वहाँ से निकल जाती हैं। और मेरे ख्याल में उसके बाद अमेरिका अमेरिका वॉज काइंड ऑफ मैडमैन बन जाता है फिर से। और उसके बाद उनकी कोशिश थी कि किसी तरह हुगो चाविस या उसके बाद मडूरो आता है, उसकी रिजीम चेंज की जाए। एंड यू आल्सो सॉ कि कैसे एक हेड ऑफ स्टेट को, आई मीन, ही वाज द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ फॉर गवर्नमेंट था गॉड्स सेक मडूरो। व्हाटएवर स्टेट दैट इज यस, राइट। व्हाटएवर स्टेट दैट इज राइट। मतलब ब्रॉड डे लाइट में हुआ तो खैर रात को था, लेकिन इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब तमाम लोगों के सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखेरते हुए अमेरिकन फोर्सेज जाती हैं, बम्बार्डमेंट करती हैं। आफ्टर बम्बार्डमेंट बंदे को, मडूरो को विथ हिज वाइफ उठाते हैं, किडनैप करते हैं, अमेरिका लेके आते हैं फॉर ट्रायल। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस इवेंट्स? सी दिस इज एब्सोल्युटली कंडेमेबल, लाइक यस। ऐसा है कि जिस पे दुनिया के तमाम जितने स्कॉलर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन सब ने इसको कंडेम किया। कंडेम किया गया। बट आई ऑलवेज व्हेन आई सी सिचुएशन लाइक दिस, मुझे हमेशा से वो हमारे जनरल दुरानी साहब का एक कमेंट याद आता है, व्हेन इट कम्स टू स्टेट क्राफ्ट, मोरालिटी टेक्स अ बैक सीट। बैक सीट, वो यस। मेहदी हसन के साथ एक उसमें पॉडकास्ट में वो कहते हैं। अच्छा, यूएस बिलीव्स दैट इट इज अ स्टेट, तो वर्ल्ड स्टेट जो है उसका लीडर वो है। तो वर्ल्ड में जहाँ पे भी पीस लाना हो, पीस की बात करनी हो, जहाँ पे उसके इंटरेस्ट हों, तो वो क्या, उसको लगता है कि मोरालिटी जो है वो एक डिग्गी में जाएगी और मोरालिटी बैक सीट पकड़ लेगी। रेलिवेंट हो जाएगी। इट इज़ द पावर, जो पावरफुल हैं, जो स्टेट क्राफ्ट है, जो स्टेट के लोग हैं, उनको जाके जिस तरह के भी मीन्स यूज़ करने पड़ेंगे, वो कर लेंगे। तो उसको जस्टिफ़ाई करता है। अगेन मैंने जब मैकावली को कोट किया था आपको, तो वो कहता है कि इट इज़ द एंड दैट इट इज़ द आउटकम दैट दैट डिसाइड्स दैट वेदर यू आर रॉन्ग और राइट। ठीक है? अगर आप जाके किसी ऐसी एंड आप कुछ इस तरह का कर लेते हैं, तो एंड हमेशा यूएस के इंटरेस्ट में होता है। तो वो प्रोसेस में जितना प्रेशर होता है, वो हमेशा इस तरह किया यूएस ने। जैसे इराक इन्वेजन था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ थे? क्या बहाना बनाया गया। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अफ़गानिस्तान में एक अरब बंदा है, वो इराक में रहता है, वो जाके उसने 9/11 किया, उसमें उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। वो जाके अफ़गानिस्तान में उन्होंने उस पे और हमला किया, नन आईएस 22 अटैकर्स इन्वॉल्व थे, एंड नन राइट? ऑफ देम बिलोंग टू अफगान नेशनैलिटी। नन ऑफ देम, एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान पे इन्वेड किया, और अफ़गानिस्तान को इन्वेड करने का मतलब ये था कि मतलब पाकिस्तान को भी कंटेन करना और साथ चाइना को भी, मतलब उनके ब्रॉडर ग्रेटर गेम का एक हिस्सा था इसमें। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट करनी थी अपनी, तो वो उन्होंने की। सो इट इज़ कंडेमेबल। मतलब बहुत ही अजीब-सी एक हरकत है, जैसे जिसको आई कांट पुट इट इंटो द राइट वर्ड्स। जी। मतलब हेड ऑफ द स्टेट, फॉर गॉड्स सेक, लाइक रात को आके उसको उठा के लेके जाते हैं, बीवी बच्चों समेत। ये सीरियस, मतलब हाउ कैन यू डू दैट? वो मतलब ही वहीं एक्टिंग लाइक अ माफिया बॉस। एग्ज़ैक्टली, वो जैसे हमने शुरू में कहा ना कि अपनी जो यूनिलैटरल जो पॉलिसी है, यूनिपोलैरिटी है, उसको रीगेन करने के लिए ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहा है इस तरह के। और इसकी वजह से इसकी जो इमेज है, इंटरनेशनल इमेज है, वो मज़ीद ख़राब होती जा खराब रही है। होती जा रही ज़्यादातर जो मिडलिंग पावर्स थे, वो इससे साइड हो रही हैं, यूरोप इससे साइड हो रहा है, वो बिल्कुल इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी किसी भी वर्ल्ड लीडर को ये उठाने के लिए कुछ भी कर सकता है, नहीं, मतलब ये जिस तरह के ऑल्सो वो दिस ऑल्सो लेसन ना, इससे पहले मतलब यूरोप ने हमेशा से अमेरिका को सेकंड किया है, हमेशा से अमेरिका की बात मानी है।
और मेरे ख्याल में अभी जाके उनको इदराक भी तब हुआ है फॉलो कि किया है उन्होंने। बिल्कुल फॉलो किया, ब्लाइंडली फॉलो किया हुआ है। और उनको अब इस चीज़ का इदराक भी इसलिए हो रहा है कि बात ग्रीनलैंड पे आई है। बात चूँकि ग्रीनलैंड पे आई है, यूरोप पे एग्जैक्टली। आई है, तो उनका ज़मीर अब जाग उठा है। यूरोप पे थी उनकी भी है डुप्लिसिटी और जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो वेनेज़ुएला का इवेंट हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि वेनेज़ुएला का जो इवेंट हुआ, क्यों हुआ? व्हाई वाज़ मैडुरो सो इम्पोर्टेंट, या अमेरिका इतना डेस्परेट स्टेप्स क्यों उठाया अमेरिका ने? अब सी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी और एनर्जी क्राइसिस और ये सारी जो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अम, शावेज़ था, वो उसने रिबेल किया। उसके बाद मडुरो ने रिबेल किया, सीधे-सीधे आँखें मिला के जी। एक यूएस पावर को। पहली बात तो ये थी कि इंटरनेशनल जो इमेज था यूएस का, वो ख़राब हो रहा था क्योंकि एक छोटा-सा छोटा-सा मुल्क है, छोटी-सी कंट्री है, वो यूएस के सामने खड़ा हो रहा है। मतलब it itself gives an image, right? It just gives a message कि you are no more the boss, यू आर नॉट right? द बॉस। इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ ने रिबेल किया था। अफ़गानिस्तान उसके खिलाफ खड़ा हो रहा था, ईरान उसके खिलाफ खड़ा हो रहा था और उसकी वजह से गज़ा की वजह से पूरी दुनिया उसके खिलाफ हुँ, खड़ी हो हुँ। रही थी और ये मडुरो खड़ा हो गया, वेनेज़ुएला उसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो अब यूएस को कुछ ना कुछ करना था टू एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी। पहली बात कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने आप को माफिया बॉस दोबारा से एस्टैब्लिश अपने आप को सेल्फ थ्रोन करने के हुँ, लिए, हुँ। ठीक है, उसने ये कोशिश की, पहली बात। दूसरा ये है कि ये जो एनर्जी है ना, ये दिस इज़ रनिंग आउट हुँ, हुँ। फ्रॉम द वर्ल्ड। ऑयल्स हैं और फ्यूल्स हैं, जो एनर्जी ज़मीन से मिलती है हमें, वो दैट इज़ रनिंग आउट। तो यूएस को एक कंटिन्यूअस एक ऐसी जगह चाहिए, जहाँ से वो एक्सप्लॉइट करे, जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है? तो यूएई को भी केएसए को भी देखें, वो भी आँखें मिला रहे हैं, इसको आँखें दिखा रहे हैं। अफ़गानिस्तान वो जा नहीं सकता है। पाकिस्तान और बहुत सारे और अफ़्रीकन कंट्रीज़ के अंदर चाइना जा चुका है। तो हुँ, इसको हुँ। कोई ना कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शनल ये कोई ऐसा बैंक चाहिए था उसको यस। ऑयल के लिए, फ्यूल के और लिए। बल्कि आपने तो जैसे ही इज़ ट्राइंग। एनर्जी की बात की, तो हुँ, चूँकि हमने पहले एस्टेब्लिश कर लिया था कि जो वेनेज़ुएला और अमेरिका है, काइंड ऑफ हुँ, न 2000 तक हुँ, बहुत क्लोज़ली एसोसिएटेड थे। एग्ज़ैक्टली। और इवन जो अमेरिका के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज़ थी, वो वेनेज़ुएलन जो क्रूड ऑयल था, उनको प्रोसेस करने के लिए बनाई गई थी। मतलब जो रिफाइनरीज़ बनाई गई थी, वो उनकी जो मतलब कैटेगराइज़ेशन की गई हुँ, थी, हुँ, वो इस तरीके से की गई थी कि वो जो वेनेज़ुएलन जो क्रूड ऑयल है, उसको यूज़ कर सकें। एग्ज़ैक्टली। अब चूँकि मडुरो आ गए हो गए, चावेज़ आ गए, उन्होंने इम्पोर्ट रोक दी, एक्सपोर्ट रोक दी, अमेरिकन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। उसके बाद अमेरिका को इस चीज़ का खदशा था कि उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही हैं। हुँ, तो हुँ। अब बेसिकली ट्रम्प, अब फिर वही बात है ना, ट्रम्प एक तो ढके चुके अल्फाज में बात नहीं करता, ही स्पीक्स सीधे, ओपनली, सीधे, ठीक है ना? सीधे, ही सीधे बात स्पीक्स करता है। ब्लंटली। हुँ, तो वो खुल के ये कह रहा है कि मुझे जो अमेरिकन जो सॉरी वेनेजुएलन जो ऑयल है वो चाहिए। अब हुँ, अमेरिकन कंपनीज़ आएँगी, वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगी, रिफाइन करेंगी और यूज़ करेंगी। और इसके अलावा वेनेजुएला के अंदर एक माइन है, जिसको आर्को मिनरल माइन कहते हैं। उसमें $100 बिलियन के कॉल्टन रिजर्व्स मौजूद हैं। गॉड! और कॉल्टन इज़ सच एन एलिमेंट, सच अ रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि आजकल के तमाम जो न्यू टेक्नोलॉजी है, लाइक लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ईवीज़ हो गए, इस सब में यूज़ हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो, पहली रीज़न तो ये है कि जो जो ऑयल है, ठीक है? ऑयल के रिज़र्व्स को हासिल किया जाए और उससे अमेरिकन कंपनीज़ को बेनिफिट करवाया जाए। हुँ, दूसरा एक कॉल्टन रिज़र्व्स है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है वो एग्ज़ैक्टली। मतलब काइंड ऑफ फ्यूल लेती हैं। और तीसरा मेरे ख्याल में जो अब आपने भी बात की कि बेसिकली ट्रम्प ये चाह रहा है कि हर वो मुल्क जो अमेरिका को आँखें दिखाता है, बाउ डाउन करे। वो ना सिर्फ बाउ डाउन करे, बल्कि वो जो अपनी जो स्ट्रैटेजिक जो ओरिएंटेशन है, वो चाइना और रशिया से हटा के मेरी तरफ वापस चला आया, हुँ, ठीक है? जो हम बात कर रहे थे उसकी अपना वेनेज़ुएला के साथ जो ट्रांज़ैक्शन थी उसकी ना, तो जिस टाइम पे ये जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही थी, उस वक़्त पूरी दुनिया में एक लहर चल रही थी। हुँ, हुँ। वो मर्केंटाइलिज़्म की लहर, मर्केंटाइलिज़्म का। जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ से ऑयल्स या फिर कोई भी रॉ मटेरियल उठा के फिर उसको रिफाइन करके उसी कंट्री का वो यूज़ करके लेबर यूज़ करके फिर उसको ना अपने कंट्री में ले जाके उसको रिफाइन करके फाइनल जो प्रोडक्ट है दोबारा उस कंट्री को बेच के यानी ₹5 की चीज़ को थोड़ा सा रिफाइन करके ₹5 मज़ीद खर्चा करके उसको 200 में बेच 200 में देते। बेचना। दैट हैपेंड विद पाकिस्तान, दैट हैपेंड विद द सबकॉन्टिनेंट एज़ वेल। सॉरी, हुँ, हुँ। पाकिस्तान तो उस वक़्त था नहीं। तो सबकॉन्टिनेंट में जो सोने की चिड़िया थी, जो जहाँ पे लिटरेसी रेट 80 प्लस पे था, तो जब बर्तानिया चला गया तो 4% पे पहुँच गया था और उनकी जो वेल्थ थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसकी हुँ, वेल्थ हुँ। थी। उसके बाद जब वापस यहाँ से वो चला गया, तो मेरे ख़्याल से उसका 100%
एक्सप्लॉइट किया था। तो ये जो मर्केंटाइलिज्म की लेयर थी जो शुरू में उसी हिसाब से वो भी चल रहा था, अपना वेनेजुएला भी चल रहा था। लेकिन मार्क्सिस्ट जो लेयर जब मजीद बढ़ गई ना, तो लेट्स जस्ट डू ए मार्क्सिस्ट यस एनालिसिस, यस मार्क्सिस्ट प्लीज। एनालिसिस ऑफ दिस। तो जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पावर है, उनको उसको शावेज को ये पता चल गया कि पावर है, यही डिसाइड कर रहा है कि आपका लिटरेचर क्या है, मनी है, यही डिसाइड कर रही है कि आपका रिलीजन क्या है, आपका आपकी बिलीफ्स क्या है, आपका कल्चर क्या है, वही पावर है, मार्क मनी। फुको दैट भी इज, यही बात कहते हैं। हाँ, बेस एग्जैक्टली। तो बेस बेस जो स्ट्रक्चर है, वो जो सुपर स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा है, उस शावेज ने उस बेस स्ट्रक्चर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। तो यूएस ऑलरेडी न्यू कि हमने इस बेस स्ट्रक्चर पे कंट्रोल करना कंट्रोल है, करना है। पैसे हम कंट्रोल रखेंगे। उनके देखे ना, उनके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितने गिर गए थे, 24% उनकी वो उनकी आबादी सिर्फ उसके उससे नीचे गिर गई थी, अपने पावर्टी लाइन से। पॉवर्टी लाइन से। अब मोर कंसीडरिंग द फैक्ट कि एग्जैक्ट सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं इस वक्त वेनेजुएला एग्जैक्टली। और उसकी उसकी ये सारी चीजें इस मर्केंटाइलिस्ट जो इंटरवेंशन थे उसकी वजह से हुए थे। शावेज को ये पता चल गया कि उसको आइडिया हो गया। तो वो एक मार्क्सिस्ट किस्म का आदमी था, उसने कहा कि नहीं, आप अपना काम कर लें, हम अपना काम अपना करते काम हैं। करते हैं। जो आप हमारे से कुछ कोई चीज लेते हैं तो उसके पूरे पैसे दे दें। होना भी फिर यही चाहिए मुडोरो ना, ने भी, हाँ टू एग्जैक्टली, होना सॉवरेन यही चाहिए। कंट्रीज हैं। एग्जैक्टली, दो सॉवरेन कंट्रीज हैं। उसने भी इस चीज को लेके आगे बढ़ा। तो यूएस को तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ, दैट स्टार्टेड ट्रू वर्किंग विद इट। ट्रू। अच्छा मिनहाज, थोड़ी सी बात हम ईरान पे कर लेते एग्जैक्टली। हैं। वी सॉ कि ईरान में मैसिव वेव ऑफ प्रोटेस्ट हुए, और मेरे ख्याल में जो प्रोटेस्ट हुए थे उससे बहुत सारी हमें अब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए। अगर हम ईरान को देखें तो 1979 में $1 वॉज इक्वल टू 70 रियाल्स, और 2018 में $1 वॉज इक्वल टू 40,000 रियाल। और अगर हम आज की बात करें 2025 2026 की, यू नो $1 इज इक्वल टू 1.45 मिलियंस। तो देयर इज अ मैसिव ऑलमोस्ट 2000% ड्रॉप इन इरानियन करेंसी। और ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, आई बिलीव ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, मैसिव वेव ऑफ प्रोटेस्ट उमड़ आई थी, ऑलमोस्ट 33 प्रोविंसेस में उमड़ आई थी। दिस वाज बेसिकली ऑर्गेनिक। और सबसे मजे की बात यह है कि इवन जब ये प्रोटेस्ट हुए थे, जो ईरानियन जो प्रेसिडेंट है और उनकी कैबिनेट है, दे अप्रूव द प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि ये जो अवाम है जो इस वक्त सड़कों पे आए हुए हैं, इनकी डिमांड्स लेजिटिमेट है। क्यों? जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो मिडिल क्लास टाइप में फँसे हुए हैं, उनकी इनकम ग्रो नहीं हो रही। जो पेंशनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जितने भी पेंशनियर्स मुल्क में हैं, उनकी बेसिकली जो इनकम है, ग्रोथ इनकम है, वो डिक्रीज़ होती जा रही है, और जो परचेज़िंग कैपेसिटी है, वो ईरानियन पब्लिक की गिरती जा रही है। तो इस सारे दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन एकदम से मतलब विदिन 2-3 डेज़ एक विजिलेंटिज़्म भी शुरू हो जाता है, जिसमें हॉस्पिटल्स को नज़र आतिश किया जाता है, पुलिस स्टेशंस को नज़र आतिश किया जाता है। इवन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको मारा जाता है। और आई फ़ील कि जो इनिशियल जो प्रोटेस्ट थे वो वर बेसिकली जेन्युइन एंड ऑर्गेनिक, और बाद में उसमें वो मतलब क्यों मैनिपुलेट भड़का हुए। गया, मैनिपुलेट किया गया, या फिर उनको आग भड़काई गई फ्रॉम अमेरिका एंड इसराइल। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ये बात कह रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर्स के ट्रम्प के पब्लिक डॉक्यूमेंट, ट्रम्प का जो पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद है कि ट्रम्प सेज कि भाई ईरानियन पीपल यू गो प्रोटेस्ट, हम आपके साथ हैं। ये सो माइक पोम्पियो जो कि सीआईए के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि मोसाद की जो एजेंट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। एंड देयर वाज दिस पोस्ट इन जेरूसलम, जेरूसलम पोस्ट जो न्यूज़पेपर है, वहाँ पे एक पोस्ट आती है, आर्टिकल आता है, न्यूज़ रिपोर्ट की जाती है कि इसराइल जो है, मोसाद जो है, वो आर्म्स सप्लाई कर रहा है टू ईरान। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? या ईरान का जो केस है, दैट इज, इसको थोड़ा सा हिस्टोरिसाइज अगर कर लें तो 79 में खुमैनी को, आयतुल्लाह खamenei को, उसको लाया गया था रशिया से। यस। लोगों ने खुद लाया था। वो एग्जाइल में थे, और फॉर अ लॉन्ग टाइम वो एग्जाइल में थे। उनको लोगों ने खुद लाया था। दैट वाज काइंड ऑफ एन इस्लामिक रेवोल्यूशन। हुँ, हुँ। जो शाह की जो स्टेट थी, वो यूएस के साथ अलाइन थे। उनको डिथ्रोन करके, टॉपल करके लोगों ने खुद लाया था। हुँ, हुँ। मतलब रेवोल्यूशन ऐसे नहीं होता है। अमर भाई देखें, इसको अगर हम कॉन्सेप्ट को डिसाइफर कर लें, तो देयर वाज समथिंग हैपेंड इन पाकिस्तान एज़ वेल। 9 मई को भी कुछ वाक़यात हुए थे। वो एक फ्रैगमेंट ऑफ पीपल थे। इट वाज़ नॉट अ रेवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन। और उसके बाद इधर इस्लामाबाद में जो हुआ, दैट वाज़ नॉट आल्सो अ रेवोल्यूशन। वो बहुत सारे लोग आए थे। दैट वाज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, ए फ्रैगमेंट, हुँ, एक हुँ। हिस्सा था। काइंड ऑफ मोबिलाइज़ेशन, लिमिटेड मोबिलाइज़ेशन थी, लिमिटेड काइंड ऑफ। लिमिटेड मोबिलाइज़ेशन थी। रेवोल्यूशन और पूरा एक निज़ाम बदल जाना, पूरा एक सिस्टम बदल जाना, एक डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था उनका,
जो शुरू में, उसका बदल के विलायत फ़क़ीह का एक मतलब पूरा सॉफ्टवेयर बदल गया है, स्टेटस को पूरा चेंज होना। स्टेटस क्वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि तब अ, thousands or millions of people they are in favor of Islamic revolution, right? इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट थे उसके फेवर में थे हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग, और बहुत ही माइनॉरिटी थी जो रज़ा शाह पहलवी के साथ थी, वरना रेवोल्यूशन नहीं ना आता, आता। राइट? ट्रू। वी जस्ट कंपेयर्ड समथिंग हुँ, राइट हुँ। हियर। अच्छा, अब इस वक़्त अगर इसी इस्लामी निज़ाम के खिलाफ, वो जो विलायत फ़क़ीह उसके खिलाफ अगर लोग खड़े हो जाते हैं, मास मोबिलाइज़ेशन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 79 से अभी तक कुछ न कुछ काम हुआ है इस पे। तो ऐसा नहीं है कि दैट वाज़ 100% ऑर्गेनिक, पॉसिबली 100% ऑर्गेनिक हो, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है। अब ईरान एक पोटेंशियल एलाइ था यूएस का, तो इन्होंने इंटरवेंशंस तो डेफ़िनिटली की होंगी, क्योंकि इज़राइल इसके निशाने पे है, ठीक है? और इज़राइल इज़ अ की एलाइ ऑफ द यूएस, यूएस का स्ट्रेटेजिक बेस है मिडल ईस्ट के अंदर, तो उसके लिए एक थ्रेट है। तो ईरान को कंटेन करना यूएस की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से रही है। ईरान को सप्रेस करना है, उसको सैंक्शन करना। तो उसके लिए फिर उसने सैंक्शंस लगाए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इश्यूज़ क्रिएट हुए, जैसे आपने हुँ, बताया हुँ। डॉलर का रेट किस तरह गिर रहा है, ठीक है? और उसके साथ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जब पॉवर्टी बढ़ जाती है तो उसके साथ-साथ बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से कुछ हिस्सा था इसका ऑर्गेनिक, लेकिन दैट टू वाज़ इंजीनियर्ड हुँ, हुँ। थ्रू आउट द हिस्ट्री। 79 से वो एक खलिश थी अंदर की, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसको हटाया गया और अभी इसको लाके इधर इंस्टॉल किया गया, विलायत फ़क़ीह आ गई, और वो उसका दो टोक मौक़िफ़ ईरान का ये होता है हमेशा कि मर्ग बर इज़राइल और मर्ग बर अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका ये चल रहा है, राइट? तो ये जब नारे हैं दुनिया के अंदर, तो डेफ़िनिटली फ़ॉरेन पावर्स उसके ऊपर काम तो करेंगी, यूएस अपना काम करेगा। हुँ, हुँ। तो पार्ट ऑफ इट वाज़ इंजीनियर्ड, इसका बैकग्राउंड जो सेट हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वो इंजीनियर्ड हैं सैंक्शंस की वजह से, और इसकी वजह से अब आम आवाम को, मेरे आपके जैसे बंदे को, आम सोशल जो डायस्पोरा है वहाँ का, उनको इतना नहीं पता कि मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। उनको तो आटे दाल का भाव महँगा हो गया तो वो एहतजाज करने लग हुँ, गए। हुँ। उनको तो मतलब कुछ चीज़ें महँगी हो गईं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गिर गए, अब गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है ना। तो वो एहतजाज करने, इस तरह वो ऑर्गेनिक था। एंड जब ये आग लगी, तो फिर मोसाद के एजेंट्स ऑन ग्राउंड आ हुँ, गए, बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात, बिल्कुल। फिर वो आगे, अब वो उससे आगे जाके प्रोटेस्ट थोड़ा-सा वायलेंट करा के वहाँ से आई रियली विश्ड कि गवर्नमेंट उसको कंटेन करे, तो एंड कंटेन हो गए हैं आई गेस। दैट हैपेंड। कंटेन हो गए आई हैं। डोंट वांट टू बी उम, रूथलेस, बट जब स्टेट के अंदर इस तरह की सिचुएशन आती है ना, सिविल वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन राइट? सिविल वॉर इज़ नॉट एन मतलब ऑप्शन। उसके बाद स्टेट हम को कंटेन करना चाहिए। वही बात आती है, हिस्ट्री बताती है कि जनरल तुरानी की वही बात यस। आती है कि व्हेन इट कम्स टू हुँ, हुँ। स्टेटक्राफ्ट, मोरालिटी टेक्स अ ट्रू, बैक ट्रू। सीट। और तो देखिए फिर उसको कंटेन करना ज़रूरी होता है। यस, और हम हिस्ट्री ये बताती भी है कि जब भी कोई रिजीम चेंज होती है तो उससे उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आती, डेमोक्रेसी नहीं आती, नहीं आती। हमेशा केओस आता है। chaos और होता है। 28 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुए बेसिकली सबसे जो बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो हुँ, तेहरान ग्रैंड बाजार में हुआ था। एग्ज़ैक्टली। और तेहरान ग्रैंड बाजार वाज बेसिकली लीडिंग द प्रोटेस्ट, और तेहरान ग्रैंड बाजार की एक हिस्ट्री भी रही है। उस वक्त जो रिवॉल्यूशन आया 1979 उस पे उन्होंने प्रॉपर सपोर्ट किया, फंडिंग्स किए हैं। दे लेड द मोबिलाइजेशंस अगेंस्ट द शाह regime। और जब 28 दिसंबर को ये प्रोटेस्ट होते हैं जो कि ग्रैंड बाजार लीड करता है, और उसके बाद जब पता चलता है कि अमेरिका की इंटरवेंशंस हो रही है, इसराइल और मोसाद की इंटरवेंशंस हो रही है, तो उसके बाद उसी ग्रैंड बाजार में, तेहरान ग्रैंड बाजार में ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन पीपल निकल आते हैं इन द सपोर्ट ऑफ द regime। हुँ, हुँ, देखिए 2 चीज़ें हैं, वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या नहीं चाहते हैं। पीपल वांट गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हुँ, पीपल वांट गुड दे वांट सोशल कैपिटल, दे वांट मतलब बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि बाहर से कोई और उनके ऊपर मुसल्लत किया जाए। बिकॉज़ वी हैव सीन, एक डॉक्टर मैटियो और डॉक्टर अली कादरी की एक रिसर्च है, जहाँ हुँ, पे वो कहते हैं कि अमेरिका ने जब भी किसी मुल्क में इन्वेड किया है, उसके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो 1950s के लेवल्स तक जा पहुँचे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ईरानियन पीपल आई गेस बहुत बाशऊर हैं। दे नो कि अगर अमेरिका या इसराइल किसी और बंदे को इंस्टॉल करता है, हुँ, तो हुँ, दे दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू देम। और रिजीम चेंज करना और रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करके बेहतर कंडीशंस की डिमांड करना है, कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और आपने सैंक्शंस की बात की थी। मेरे ख्याल में जो
ईरानियन रिजीम है वो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी है, बहुत ज़्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड है और उनकी जो गवर्नेंस स्टाइल इज़ वेरी परफेक्ट, बहुत एग्ज़ैक्टली। बेहतरीन परफेक्ट है। बहुत बोला है तो चीज़ों में, बहुत अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर में ईरान और इवन फ़िल्म इंडस्ट्री में बाकायदा ईरान की एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं। हुँ, हुँ। मान लो ईरान वहाँ पे खाता है सैंक्शंस में, मतलब देखिए अमेरिका के सैंक्शंस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते बिकॉज़ देयर इज़ आल्सो रिसर्च कि 1970s के बाद में पूरी दुनिया में जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से 38 बिलियन लोग मर चुके हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस, बिकॉज़ अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन आती है, अच्छे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, एग्ज़ैक्टली। परचेज़िंग कैपेसिटी वो वो गिर गिर जाती जाती है, है, एग्ज़ैक्टली। जिसकी वजह से मेल नरिशमेंट्स होती हैं, हुँ, हुँ। केओस होता है। तो या अब डेफ़िनेटली अब कोई आपके साथ ट्रेड करना नहीं चाहता है, यस। राइट? आपके साथ कोई ट्रेड करे उसके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान। हुँ, हुँ। टोटल पाकिस्तान और ईरान का जो ट्रेड है वो इनफॉर्मल चल रहा है थ्रूआउट। या तो गाड़ियाँ काट-काट के इधर बेच रहे हैं या फिर ऑयल और वो डब्बों में भर बैरल्स में के डाल के बैरल्स में डाल के ऑयल की ऐसे शिफ्टिंग हो रही है। इस तरह शिफ्टिंग हो रही है। तो एक पूरी कंट्री है, पूरा स्टेट है, कितने बैरल्स बेचोगे भाई? हुँ, हुँ। ऐसे ऐसे नहीं होता ना, हुँ, हुँ। मतलब पाकिस्तान खुल के उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकता है। क्यों? पीस पाइपलाइन की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, पाकिस्तान अपनी साइड पे नहीं बना नहीं सका। बना, ईरान तो ईरान कंप्लीट कर चुका है। 2013 में मेरे ख़्याल से उसने यस, कंप्लीट कर चुका कंप्लीट है। कर चुका है और उससे पाकिस्तान नहीं कर सका। क्यों? पाकिस्तान ओज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यूएसए। अब उससे निकल नहीं सकता है। इकोनॉमिक ट्रायंगुलेशन हुँ, हुँ। पाकिस्तान में भी है। सैंक्शंस लगेंगे तो पाकिस्तान को कल को यहाँ पे ये टीटीपी जैसे और इस तरह के उल्टे-सीधे ये जो अनासिर हैं, ये कल को ऐसे ही खड़े हो जाएँगे और इनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में ऐसा मतलब वो एक मज़हब का लिवादा ओढ़ के आता था, राइट? तो हमारे पास भी ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे फ़ैनेटिक्स मौजूद हैं, जो किसी भी नाम पे आई मीन कद्दू शरीफ पे लोगों को कत्ल कर देते हैं, हुँ, हुँ। राइट? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑन कुछ ब्लास्फेमी पे आ जाते हैं, कुछ फिर रिलीजियस ऑटोनॉमी पे आ जाते हैं, कुछ अ, शरीयत के ऊपर आ हुँ, जाते हैं, हुँ। मतलब उनको पता ही नहीं कि शरीयत क्या है। मतलब वो सारे एलिमेंट्स मिलके फिर टीटीपी जैसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस गिर जाएँ। तो पाकिस्तान उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता या उस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। साथ ईरान के साथ कौन लगा हुआ है? चाइना, चलो चाइना तो कर लेगा, वो तो यूएस को हुँ, उसको हुँ। कुछ नहीं कर सकता है। उसके साथ फिर अफ़गानिस्तान है, वहाँ तो बूट्स ऑन ग्राउंड, राइट? और ईरान के साथ और उसके साथ जित मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं आस-पास, वो सारी तो नहीं कर सकती चाइना हैं। के साथ भी ये प्रॉब्लम है ना कि चाइना की जितनी ऑयल कंपनीज़ हैं, जो ईरान के साथ डील करती हैं, उस पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं। चाइना तो चलो उसको वो कर लेता है, हैंडल कर भी लेता है किसी न किसी तरह, वन वे और द अदर क्योंकि दैट इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी, राइट? मैसिव इकोनॉमी। हुँ, हुँ। लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसके आस-पास, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, फिर अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर मिडल ईस्ट है, फिर इवन सऊदी अरेबिया देखें, वो तो हालाँकि आर्क राइवल्स थे, लेकिन उसके उनके पीस डील के बाद हुँ, भी हुँ। वो सऊदी अरेबिया उस तरह वो नहीं कर सका उसको उसके साथ ट्रेड नहीं कर नहीं कर सका जिस सका। तरह करना चाहिए। हुँ, हुँ। यूएई नहीं कर सकता है, ठीक है? तो कौन करेगा उसके साथ फिर डील? जब तक इकोनॉमी ना हो, जब तक रिवोल्यूशन ना हो वेल्थ की, रिवॉल्व ना हो आगे-पीछे, तो अंदर इंडिजिनस प्रोडक्शन, इंडिजिनस कंज़म्पशन से आपकी वेल्थ जनरेट नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं ना, वेल्थ एक्युमुलेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सॉरी, वेल्थ जनरेशन हुँ, इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ एक्युमुलेशन। वो एग्ज़ैक्टली। जो कॉन्सेप्ट है कि रिवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। यस, इकोनॉमी जब तक रिवॉल्व नहीं होती है, तब तक वो इकोनॉमी रीजनरेट नहीं होती पैसा है। ग्रो नहीं कर ग्रो पाता। नहीं कर हुँ, पाता है। हुँ। वो आप उसके अंदर मुल्क के अंदर आप रिवॉल्व करते जाएँ, बाहर के इंडिकेटर्स बढ़ जाएँगे, तो तब जाके $1 $1 मिलियन तक यस। पहुँच जाता सो है, यू राइट? टॉक्ड अबाउट सैंक्शंस, राइट? बड़ी डिटेल में मैंने बात की। हुँ। इसके अलावा भी आल्सो सैंक्शंस आर काइंड ऑफ इनडायरेक्ट थ्रेट। अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका बाज़ बार डायरेक्ट थ्रेट भी करता है। बाज़ औक़ात सिर्फ़ ट्रम्प के इस चक्कर में हाँ, होता ट्रम्प है। नहीं, अब हम इराक की एग्ज़ाम्पल हुँ, लें। हुँ। 1998 में, इन 1998 अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस से एक बिल पास होता है जिसको कहा जाता है द इराक लिबरेशन एक्ट। इला इराक एग्ज़ैक्टली। लिबरेशन एक्ट, उस एक्ट में बात की जाती है कि अ, इट शुड बी द पॉलिसी ऑफ अमेरिका टू रिमूव सद्दाम हुसैन, और इस एक्ट के हुँ, थ्रू हुँ। ऑलमोस्ट 86 मिलियन डॉलर्स मुख्तस किए जाते हैं कि जो 22 किस्म की जो डिफरेंट अपोजिशंस मौजूद हैं इराक के अंदर हुँ, हुँ। अगेंस्ट सद्दाम हुसैन, उनको फंड किया जाए और एक्टिवली कोशिश की जाए कि सद्दाम हुसैन की जो रिजीम है उसको चेंज किया जाए। हुँ, हुँ। तो आई गेस जो ईरानियन पब्लिक है उसको क्रेडिट भी देना चाहिए कि दे फोरसी ऑल दिस, वो प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं अगेंस्ट द रिजीम, हुँ, हुँ। अगेंस्ट इकोनॉमिक जो डिकैपिटुलेशन उनकी और हुँ। जो लिविंग स्टैंडर्ड्स उसके गिर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दे डोंट वांट
रज़ा पेल्वी टाइप लोग जो कि बाहर से इंस्टॉल हो यहाँ पे। Mhm. तो आई गेस दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी Mm. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस ऑफ एग्जैक्टली Iranian आई लाइक people. द इरानियन यस, पीपल जिस यस। तरह उन्होंने वो हुँ, किया हुँ। जिस तरह उन्होंने बाहर आके वो प्रोटेस्ट किया वो सारी चीजें दैट यस। दैट वाज रियली और रियली ग्रेट अभी अच्छा मिनहाल वी विल टॉक अबाउट गज़ा पीस प्लान जो कि ट्रम्प का एक ब्रेन चाइल्ड था। गज़ा पीस प्लान जो कि फर्स्ट फेज़ ऑफ सीज़ फायर था, वहाँ पे ये बताया गया था हमें कि 2 चीज़ें होंगी। पहला ये होगा कि जो येलो लाइन है, एब्स्ट्रैक्ट किस्म की येलो लाइन है, इज़राइली जो फ़ोर्सेस हैं वो येलो लाइन से विथड्रॉ कर जाएँगी और एग्जैक्टली उसके बाद जो हमास है, उसको डिसआर्म किया जाएगा। तो अभी आप इस पूरे इवेंट को कैसे देखते हैं? बिकॉज़ यू सी कि जिस तरह आपने पहले भी मेंशन किया 60% ऑफ जो गज़ा है वो ऑलरेडी इज़राइल ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? और हम ये भी देख रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस तो बना है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में ईरानी सॉरी जो गज़ा के लोग या पैलेस्टीनियन लोग हैं, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन सिरे से मौजूद ही नहीं है। नहीं है और बोर्ड ऑफ पीस में वो ममालिक बैठे हुए हैं मतलब इनका मकसद तो ये है ना कि गज़ा में या फ़लस्तीन में सीज़ फायर हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस बहाल हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जाए, घर तामीर किए जाएँ। लेकिन उसी बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल भी बैठा हुआ है, जो कि एग्रेसर है। मतलब बिल्कुल हम सारे उस पार्टी मुल्क है के वो साथ एक्चुअली पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, उसी को रोकने के लिए उसको हमने अपने कैंप में बिठाया हुआ है। एग्जैक्टली अब देखें ये जो सारा एक वो था एक हॉक्स किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी शुरू में 20 पॉइंट एजेंडा था उसमें उसको कहा था हमास को कहा था कि आप सुसाइड कर लें सुसाइड किया था। आप सुसाइड कर लें आप लोग सब मर जाएं ताकि हम गजा को दोबारा बनाएं एक वेकेशन स्पॉट बना लें सिंपल टू पुट इट इन सिंपल लाइक वर्ड्स मियामी। मायामी एग्जैक्टली तो वो तो एक्सेप्टेबल था नहीं फिर भी मेरे ख्याल से मीडिएटर्स ने जैसे कतर वगैरह इधर उधर की कंट्रीज ने उन्होंने कोशिश की कि इसको ज़रा एक्सेप्टेबल बनाया जाए क्योंकि द काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आर ऑन गोइंग इन द गाजा मतलब अनबिलीवेबल मतलब उस अनबिलीवेबल। तक हम सोच भी नहीं सकते मतलब हम बात करेंगे तो क्या करें वी आर आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन द होल chaos जो सिचुएशन जा रही है तो तो यहाँ किसी 20 पॉइंट एजेंडा तो उसका हल था नहीं यस। राइट और बोर्ड ऑफ पीस ये तो फिर उसके ऊपर मौकरी है ठीक है उसमें तो जो मिडल पावर्स थे वो तो निकल गए सारे जो जनरल पावर्स वगैरह थे ये सारे इन्वेस्टर्स और वो सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे मिनरल्स हैं वो कैपिटलिस्ट सारे क्राउड मिल के जमा हुआ है। वहाँ पे एक वेकेशन रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं और एग्जैक्ट जो पुतिन ने उससे बात की थी अब्दुल्ला राइट जॉर्डन। नो 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 टॉकिंग अबाउट द फ़लस्तीनियन जो प्रेसिडेंट है उसकी बात कर महमूद रहा हूँ अब्बास। महमूद अब्बास एग्जैक्टली महमूद अब्बास से बात करके उसको भी कहा है कि मेरे $1 बिलियन फ्रोजन हैं आप उन $1 बिलियन को आप यूज़ कर सकते हैं उसमें हाउस में उसने उसके साथ कन्वर्सेशन करके ये बताया कि वो आप $1 बिलियन आप उसमें गजा में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो द होल वर्ल्ड नोज कि ये जो प्रोसेस है ये पूरा एक इट्स हॉक्स हॉक्स बिल्कुल हाँ ट्रू। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बेसिकली एक आर्टिकल में लिखा था कि गजा इज बेसिकली जेनोसाइड इन लाइव स्ट्रीम। मतलब लाइव स्ट्रीम में हम जेनोसाइड देख रहे हैं और ये जो रियल इस्टेट के जितने प्लान्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ये बेसिकली गजा के लोगों के कब्रिस्तान के ऊपर बनेंगी। और आई डोंट नो हाउ दिस इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन। खैर जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी और इसमें ट्रम्प ने तो काइंड ऑफ मतलब आई हैव नेवर सीन सच अ चार्टर और सच अ एग्रीमेंट बिफोर। मतलब इसमें ट्रम्प ने अपने आप को मतलब काइंड ऑफ पता है सीईओ एक बना सीईओ बनाया हुआ है। सीईओ दी भी ऐसा बनाया हुआ है कि जो वो भी यूनिलैटरली एक करेगा। मतलब बोर्ड ऑफ पीस के जो डायरेक्ट मेंबर्स है उसको ट्रम्प अपॉइंट करेगा। जो बोर्ड ऑफ पीस का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसको ट्रम्प नॉमिनेट करेगा, बट जो मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड के मेंबर्स हैं वो उसको अप्रूव करेंगे। ट्रम्प यूनिलैटरली किसी भी मुल्क को निकाल सकता है, जैसा कि कनाडा का केस है। और ट्रम्प यूनिलैटरली किसी भी मुल्क को मेंबरशिप को सस्पेंड कर सकता है, किसी भी कंट्री को एट एनी पॉइंट एड कर सकता है और यूनिलैटरली इस बोर्ड ऑफ पीस को भी ख़त्म कर सकता है। और जो चेयरमैन हैं, जो ट्रम्प खुद हैं, उनको निकालने का क्या प्रोसीजर है? जितने बोर्ड ऑफ मेंबर के जो मेंबर्स होंगे वो यूनानिमसली, नॉट टू थर्ड, यूनानिमसली दे हैड टू एग्री कि ट्रम्प को निकाला जाए। और मतलब सीरियसली ये काइंड ऑफ उसने अपने आप को ऐसा किंग तस्वुर किया हुआ है जो कि हमेशा के लिए रूल करेगा एक बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर। और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो एक मीगर बैगर की तरह होंगे। अच्छा, मौशाइमर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी और उसको ईरान के साथ जोड़ते हैं। मौशाइमर बेसिकली 4 पॉइंट एजेंडा देते हैं जिसके तहत वो समझते हैं कि जो इसराइल है
मोसाद है और जो अमेरिका और सीआईए है, वो कैसे अमेरिका जो ईरानियन रिजीम है उसको कोलैप्स चाहते हैं और कैसे वहाँ पे एक स्टेटस को और हुँ, रिजीम चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले मौशामर बात करते हैं सैंक्शंस की। एग्ज़ैक्टली। कहते हैं कि स्टार्ट पॉइंट वन वेरी स्लो। सैंक्शंस है, सैंक्शंस में होगा ये कि इकोनॉमिक डिकैपिटुलेशन होगी, इकोनॉमी गिरेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली जाएगी बाहर और जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो गिरेगा। हुँ, हुँ, सेकंड स्टेप में वो बात करते हैं कि इन सैंक्शंस की वजह से रियॉट्स होंगे, पब्लिक मोबिलाइज़ होगी, हुँ। बहरान पैदा होगा मुल्क डेफ़िनिटली में जिस और तरह हमने बहरान बात को की। फिर अमेरिका और इसराइल क्या करेंगे उसको कैपिटलाइज़ करेंगे और दे कन्वर्ट दिस chaos in riot into chaos and then chaos would ultimately change into civil war। हुँ, हुँ, जो तीसरा स्टेप है वो कहते हैं कि फिर अमेरिका और जो इसराइल है वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे हुँ, हुँ, और वो प्रोपेगेंडा फैलाएँगे कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो ऑर्गेनिक हैं, हुँ, दे आर हुँ। नॉट मोटिवेटेड बाय एनीवन। और एग्ज़ैक्टली। जो चौथा स्टेप है, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहता है कि उसके बाद अमेरिका जो है टारगेटेड स्ट्राइक्स करेगा। हुँ, हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। मिनहाज मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि इस बार 3 स्टेप्स हो गए थे आई गेस हुँ, अचीव हुँ। होते, जो चौथा स्टेप अचीव क्यों नहीं हुआ? और अगर अचीव ऐसा कुछ हो जाता है इन फ्यूचर, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली सुन रहे कि अमेरिका जितना अपनी जो नेवल आर्मदा है उसको वापस गल्फ की तरफ मोड़ रहा है। मोड़ रहा और है। अगर ऐसा कुछ होता है तो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अच्छा 2 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि इसमें जो स्टेट है उसने बड़ा डिसाइसिवली एक्ट किया। मतलब बहुत सारे लोगों को मारा है स्टेट ने। हुँ, हुँ। आई डोंट सपोर्ट दैट बट दैट वाज़ अ नेसेसिटी। हुँ, हुँ। दैट वाज़ नेसेसिटी ज़रूरी था रियलिस्ट करना। पॉलिटिक्स है, रियलिस्ट पॉलिटिक्स राइट? मैकियावेलियन रियल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक की अगर आप बात करते हैं तो एक मास मोबिलाइज़ेशन जैसे पाकिस्तान में भी हुआ इस तरह, राइट? पाकिस्तान में भी हुआ, नौबाई में भी हुआ, अभी इस तरह लास्ट लास्ट टाइम इधर इस्लामाबाद में भी हुआ। Uh, that was a necessary kind of an evil, right? हुँ, हुँ। Necessary evil. जिसको आप I don't want to support that, but at the same time I want to support that. मतलब इस kind of मैं अगर होता तो आप एक आम बंदा मेरी तरह वो अनडिसाइसिव होता है इस सिचुएशन में बट स्टेट हैज टू एक्ट हुँ, हुँ। स्टेट ने एक्ट किया रात स्टेट को इज़ इमोरल राइट एक ऑलवेज़। इमोरल या स्टेट स्टेट इंडिविजुअल नहीं है ना नहीं है। स्टेट अभी देखें वो कितने लोग बाहर निकले थे 1 मिलियन 10 लाख लोग बाहर निकले होंगे तो कितने करोड़ हैं ईरान के अंदर, तो क्या वो 10 लाख रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इतने करोड़ हुँ, को? हुँ। नो। ठीक है। ऑफ़ कोर्स एक 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 एजेंडा सेट हो जाता है बाहर, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो क्या वो जो 10-20 लाख जो लोग बाहर निकले हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इस पूरे कंट्री का जो करोड़ों अवाम है, उसकी फ़ेट क्या होगी? जैसे मतलब वो 20 लाख लोग चाहते थे पहलवी आ जाए, तो बाकी 20 करोड़ लोग नहीं चाहते हैं ना कि वो आए, चाहते हो। ठीक है? वो 20 करोड़ लोग ना चाहते हो। स्टेट हैज़ टू एक्ट लाइक अ मदर या फिर एक एक फादर के तौर पर कि वो जो एक बच्चा है जो शरारत करता है तो उसको थप्पड़ मारता हुँ, है, हुँ। ठीक है? तो रात को थप्पड़ मारा नाइस एग्ज़ाम्पल। मेरे ख्याल से एग्ज़ैक्टली तो वो थप्पड़ थोड़ा-सा ज़्यादा सख्त लगा था ईरान में, हाँ। दैट वाज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेकिन रातों-रात उन्होंने गायब भी करा दिए। हाँ, हाँ। और एक कुछ ऑन ग्राउंड सिचुएशन से रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि जितने लोगों को उन्होंने मारा वो सारे मोसाद के एजेंट्स थे। मुज़ाहरात के उनको अगेंस्ट। अगले दिन सुबह उठाने कोई नहीं आया, हुँ, हुँ। तो स्टेट ने उसको गायब कर दिया हुँ, वहाँ हुँ। से, उठा के साइड कर दिया। सही है? जी। तो चुन-चुन के उन्होंने मारा और बहुत ही टेक्नोलॉजिकल वो भी हुई है वहाँ पे, इंटरवेंशंस भी हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल यूज़ भी हुआ है टेक्नोलॉजी का भी, मतलब उन्होंने उसको सिग्नल्स को ट्रायंगुलेट करके उन्होंने उन लोगों को पकड़ा है जो ऑन ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड जो मोसाद के एजेंट्स थे मुज़ाहरात के उनको भी अगेंस्ट पकड़ है। लिया है, ज़्यादा मिकदार में हुँ, थे, हुँ। जो इंडिजिनस मोसाद के एजेंट्स थे और जो फ़ॉरेन आ गए थे। पहली बात तो ये हो गई स्टेट ने एक्ट किया डिसाइसिवली। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ तक क्राइसिस पहुँच गए थे, 20 से ज़्यादा मसाजिद को उन्होंने जलाया था। यस, द हॉस्पिटल्स, द द जो पुलिसमैन। एनलाइटनमेंट के नाम पे जो एथिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है वो जो बढ़ रहा है ना, वो जो हुँ, हुँ। सेंटिमेंट बढ़ रहा था, उसके नाम पे उन्होंने मुल्लायत और इस्लाम ने क्या दिया है, इस्लाम डज़न्ट डिफाइन एनीथिंग ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके वो लोग आगे बढ़ रहे थे, राइट? तो वहाँ जो जैसे आपने बात की है जो ग्रैंड बाज़ार की, तो वहाँ से जो लोग बाहर निकले, जो मेन सिटी से लोग बाहर निकले इन फेवर ऑफ द द रिजीम, रिजीम। तो वो दैट वाज़ काइंड ऑफ एन एनलाइटनमेंट। यस। रिजीम के फेवर में नहीं निकले हैं, स्टेट के फेवर में निकले स्टेट हैं, के यस, राइट? दिस वेरी मतलब इंपोर्टेंट डिस्टिंक्शन it's not the regime that they are favoring, it's the country, the एंड द border, सॉवरेनिटी ऑफ सोवरेनिटी इरानियन वो पीपल, अपनी हर टेरिटोरियल इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी। सोवरेनिटी है। वो एक बंदा बाहर निकल के किसी को जलाए, किसी को जलाओ-घेराव कर ले, तो 10 बंदों को बाहर निकल के उसको थप्पड़ मारनी चाहिए। यस, तो ट्रू। दैट हैपेंड। ये 2 चीज़ें हैं, स्टेट ने एक डिसाइसिवली एक्ट किया
और दूसरा लोग भी अच्छे खासे पढ़े लिखे। आई गिव दिस टू इरानियन पीपल ट्रू यार, ट्रू ट्रू। मतलब दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब अपनी जो रेवोल्यूशन था उसको उन्होंने सेव किया। सेफ किया। अब वो जो इकोनॉमिक ट्रायंगुलेशन चल रहा है और स्ट्रैंगुलेशन उनका जो चल रहा है, दैट इज ड्यू टू द सैंक्शंस एंड एवरीथिंग, सैंक्शंस, राइट? ट्रू ट्रू ट्रू। अब वो तो फिर प्रोसेस है, हम्म। प्रोसेस में होता जाएगा। देखिए, या तो तो अपने खुददारी को हम्म, हदफ करना है, अपने हम्म, खुददारी को दबाना है, कंप्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या तो हम्म, बस ऐसे घुट-घुट के जीना हाँ, है। तो आई गेस कि ईरान एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, ईरान हैड टू डिसाइड एग्जैक्टली। कि देखें, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान में, ये इंटरमिटेंटली हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इट्स काइंड ऑफ वन इन अ डेकेड मोमेंट। ये बार-बार हो रहे हैं एग्जैक्टली। और ये आगे भी जाके होंगे। तो ईरान हैड टू डिसाइड कि उसने ओपन अप होना है, नहीं होना है। जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं या फिर उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पे किस हद तक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस हद तक अमेरिका के साथ उन्होंने राहदारी अपनानी है। थोड़ी-सी बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। जी, जरूर। पाकिस्तान और बोर्ड ऑफ पीस पे कर लेते हैं। तो इससे हम्म, पहले मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग होती है हम्म, और पाकिस्तान ने डिसाइसिवली उस जंग में बर्तरी हासिल की है। एंड दिस इज़ नॉट मी स्पीकिंग एज़ अ पाकिस्तानी। दिस इज द तमाम वर्ल्ड स्पीकिंग, वर्ल्ड राइट? स्पीकिंग, तमाम इंटरनेशनल आउटलेट्स बता रहे हैं, इवन ट्रम्प खुद बता रहा है। और उसके बाद ट्रम्प तो जो हमारा मोदी और बंदा था जी, उसमें। और मोदी और जयशंकर की जो चुप लगी उसके बाद, दैट हम्म, आल्सो शोज़ कि पाकिस्तान के नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है और हम्म, पाकिस्तान ने बेसिकली जंग में काइंड बख्तर ऑफ एक यार। पावर निकला है। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में मई 2025 के बाद अपने आप को एक मिडल पावर की तरह पेश कर रहा है, समझने लगा। समझने लगा है और कोशिश कर रहा है कि जो मिडल ईस्ट है या सेंट्रल एशिया है, उसके लिए नेट सिक्योरिटी गारंटर हो, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो। और हमने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तान ने डिफेंस डील्स की हैं। और अभी रिसेंटली अफ्रीका के किसी कंट्री के साथ हमने की थी हम्म, डिफेंस डील। उसके साथ JF-17 थंडर्स हम बहुत सारे ममालिक को दे रहे हैं। हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया विद सऊदी अरेबिया और अब तुर्की भी उस डिफेंस एक्ट में शामिल होना चाह रहा है। Considering all this, how do you see Pakistan's acceptance of invitation of Board of Peace forwarded by Trump, right? ग्रेट। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आपने अगर एक मूवी है रैंगो, Rango, रैंगो अगर आप लोगों ने आपने Hollywood? देखी होगी, नहीं जी Ah, हॉलीवुड है, yes. एक एनिमेटेड मूवी है। वहाँ एक कैरेक्टर होता है, वो शेरिफ बन जाता है कंट्री का आफ्टर डूइंग सम वर्क, लाइक किसी बार के अंदर कोई एक कैरेक्टर होता है, वो उसको मारता है तो उसको शेरिफ बनाया जाता है, सिचुएशन होती है। फिर वो जाके कहीं पे एक बड़ा कैरेक्टर होता है, उसको मारता है, मारता वो नहीं है, कोई और मारता है, राइट? जिसकी वजह से वो बहुत इम्बोल्डन होता है, ऐसे घूम घूम के चल रहा होता है इतरा के, राइट? तो ये जो इंसिडेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो ये एक द काइंड ऑफ एक वी सॉ दैट, राइट? PL-15 जो चाइना Mm-hmm. से आए, चाइना की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की PAF का कोलैबोरेशन विद चाइना एंड Sync होना। एवरीथिंग, सिंक्रोनाइजेशन। तो पाकिस्तान रेंगो बन चुका था उस वक्त। हम्म। और अभी तक उसी रेंगोपन को लेके इसी ऑरा चल में रहा फिर रहा है है, इसी पाकिस्तान, ऑरा में अभी फिर उसे रहा है। बाहर नहीं निकल और पा रहा। वी कैन गिव इट टू शहबाज शरीफ एंड हिज True. गवर्नमेंट कि Leadership, उन्होंने उसके absolute बाद leadership. मतलब 21 लोगों के साथ, 21 डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो मिला है विद इन 3 मंथ्स। 3 months. 3 मंथ्स, और वो बेहतरीन एक केस पुट अप किया अपना। केस स्टडी बताया True. जा रहा है कि मतलब वो जिस तरह काम कर रहा है। Diplomatically excellent. बट उस मूवी में ऐसा होता है कि रेंगो बाद में जो उसको रियलाइज होता है कि यार ही इज नॉट द एक्चुअल हीरो। लेकिन पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड द होल थिंग, और उसके बाद जो एक्चुअल हीरो बन गया है, Mm-hmm. मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क। शुरू में तो कोलैबोरेशन पे किया था और पाकिस्तान ने किया, PF ने बड़ा अच्छा काम किया, बट देन इट ओन्ड। और उसने देखें जो हमेशा कहा जाता है ना कि फतेह हासिल करना आसान आसान होता है, लेकिन उसको कंसोलिडेट करना, Mm-hmm. जैसे महमूद गजनी ना कर पाए नहीं कर पाए। इंडिया में। True. और इस तरह की ये इसके ऊपर बड़ी डिबेट है। गोरी ने कंसोलिडेट कर लिया। तो पाकिस्तान ने जो ओरा हासिल किया था रेंगो की तरह, वो कंसोलिडेट किया। मजे की बात यह है कि उसका जो फॉल आउट जो भी आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद उसको वो जो पॉपुलैरिटी है, उसको जो एल्गोरिथम उसका निकल पड़ा था पूरी दुनिया में, उसको यूज कर रहा है। तो यूज कर रहा है साथ चाइना के साथ भी, चाइना के साथ तो इसके वैसे भी ताल्लुकात ठीक हैं। Mm-hmm. उसने उसी ऑरा को, उसी चीज को यूज करके बोर्ड ऑफ पीस तक भी पहुंच गया। अब यूएस चाहता है कि पाकिस्तान के साथ बॉनहोमी कंटिन्यू कर ले, पाकिस्तान के साथ मजीद स्ट्रांग कर ले, और चाइना को एलिनेट करने की कोशिश कर रहा है। Mm-hmm. लेकिन पाकिस्तान चाइना को भी नहीं छोड़ रहा है, यूएस को भी पकड़ रहा है। ये मतलब बड़ी इट्स बेहतरीन इट्स किस्म की क्वाइट गुड, बैलेंसिंग हो रही है पाकिस्तान की बहुत तरफ से। यस। बैलेंसिंग इस बार, मतलब अमेजिंगली अमेजिंगली, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट जिस तरह वो हैंडल कर रहे हैं।
लेकिन मुझे इन फ्यूचर लग रहा है कि चाइना के साथ शायद एलियनेट हो जाए। हाँ, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ पीस में जिस तरह पाकिस्तान ट्रम्प के कान में खुसर-फुसर करके जिस तरह जो कुछ कर रहा है, उसके बाद एक एक इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड एक पॉइंट है, राइट? ट्रम्प ने अ, जेनोसाइड में साथ दिया उसका, तो बार-बार बताता है, बार-बार आके शहबाज शरीफ की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपको नॉमिनेट करता हूँ। दुनिया के सबसे आदम अलैहिस्सलाम से लेके हम्म। अभी तक और आने वाली नस्लों के सबसे बड़े लीडर आप हो। पता नहीं और क्या-क्या कल का ब्रोमेंस भी आपने देखा है ना मीडिया कल का पे। हाँ वही ना हाँ। मैं खुसर-फुसर जिस तरह कर रहा था वो, तो मतलब ये सिर्फ़ एक इवेंट नहीं है, ये कंटिन्यूअस उस जंग के बाद से इवेंट्स हैं। पॉसिबली यूएस ने भी ये सोचा होगा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था, स्ट्रैटेजिकली भी एक स्ट्रॉन्ग बन गया था। और इंडिया की जो जयशंकर डॉक्ट्रिन थी, उसमें जयशंकर और इंडिया ये सोच रहे थे कि अब हम क्यों सॉरी यूएसए के बातों पे चलें। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और जो चाँद पे पहुँच गया, ये सारी चीज़ें मिला के इंडिया एम्बोल्डन हो रहा था। तो पॉसिबली जो इंडिया और यूएस की जो बोनोमी थी, अब 100% इंटरनेशनल रिलेशंस में हम्म। फ्रेंड्स नहीं हो सकते नहीं ना, या होते हैं। फिर दुश्मन और दोस्त 100% नहीं हो सकते ट्रू। हैं, वो चेंज होता जाता है। तो पॉसिबली यूएस को भी लगा होगा कि इंडिया अब मज़ीद इसका साथ दे तो ये शायद हम पे ही मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊँ कर ले। म्याऊं में फिर। तो वो उसने पॉसिबली इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ दिया हो, ठीक है? और पाकिस्तान को एट द सेम टाइम अफ़गानिस्तान से भी प्रेशर करवा रहा है वहाँ यस। से। वो तो वैसे भी इंस्टॉल्ड लोग हैं ना। वो शुरू में फ़ॉल ऑफ गज़ा कहा तो मैंने सॉरी फ़ॉल ऑफ अफ़गानिस्तान कहा तो मैंने कहा दिस नॉट द फ़ॉल ऑफ अफ़गानिस्तान, इट्स जस्ट इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट देयर। तो वो उनसे पाकिस्तान को प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को इनफैक्ट अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया को भी कंटेन किया जा सके। इंडिया को अगर पाकिस्तान के थ्रू यूएस कंटेन करता है तो मतलब इस रीजन में उसकी हेजेमनी हो जाएगी। अगर चाइना पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को कंटेन करता है तो चाइना की हेजेमनी हो जाएगी। तो पाकिस्तान इन द सेम टाइम दोनों की ज़रूरत भी है एक हिसाब से और उस ज़रूरत को सही से हैंडल भी कर रहा है पाकिस्तान। ट्रू। जिस तरह फील्ड मार्शल आई साहब हैव और पीएम साहब का जो चल रहा है दोस्ताना, तो दिस इज़ गुड। मतलब देखें दैट्स वेरी ट्रू। आप बिल्कुल ऑन पॉइंट है जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखें एक तरफ रीअप्रोचमेंट हो रही है हुँ, टूवर्ड्स हुँ। अमेरिका और दूसरी तरफ हम विजिबली देख रहे हैं कि चाइना खफा भी नहीं है। हुँ, हुँ। नहीं हाँ, है ना, नहीं है, खफा भी नहीं, नहीं नाराज़ भी है। नहीं है, कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स भी नहीं आ रहे, दे आर इन्वेस्टमेंट्स भी गिविंग हो द रही हैं। ग्राउंड टू प्ले बिल्कुल लाइक ट्रू। तो आई जाओ गेस खेलो ये बेटा। डिप्लोमैटिकली मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत एक्सीलेंट जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। और जहाँ तक बोर्ड ऑफ पीस की बात है, आई गेस ये ट्रम्प का ब्रेन चाइल्ड है और कल को अमेरिका को कोई और प्रेज़िडेंट आता तो मैं भी ये उसी को डिसॉल्व हो जाए। हुँ, और इसकी जो अपनी जो मैंडेट है, बड़ा शेकी किस्म का है। हुँ, हुँ। तो ओनली टाइम विल टेल कि बोर्ड ऑफ पीस कितना इफेक्टिव होता है, एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान कितना आप कोई यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाता है। आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले वो जो ट्रम्प की एग्ज़ेक्टिव पॉलिसीज़ यस। की बात कर रहे थे ना, तो जब मैं ये पढ़ रहा था इसका एजेंडा पूरा, तो मैं सोचा यार हम तो वीटो को रो रहे थे, यहाँ इधर तो दूसरा खुदा बन चुका है ये। ट्रू। और यहाँ पे तो किसी मतलब को है वीटो मीनिंग की सिर्फ वीटो अमेरिका के पास वीटो है। वीटो तो एक वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ थे, चाइना के पास है, बहुत रशिया सारे के पास कंट्रीज़ है। थे। चलो वीटो से वीटो को हम काट सकते थे। हाँ, इस यहाँ वाले पे इस वाले लोहे को किससे नो काटें ट्रू। हम? तो इसीलिए आई दिस थिंक इज़ वेरी रिडिकुलस। आई गेस अभी सब वही थोड़ी बात पहले जो बात की कि कुछ लोग ट्रम्प की करिश्मा की वजह से, हुँ, हुँ। कुछ लोग ट्रम्प से डर के हाँ, आउट ऑफ कुछ फियर, लोग मजबूरी में कुछ मजबूरी में ये इस पैसे डील देने हैं में ना उसके। शामिल हो गए हैं। आई डोंट थिंक इट्स सस्टेनेबल। तो हाँ। ओनली टाइम विल टेल। हुँ, तो हुँ। मिन्हाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। इट्स वंडरफुल डिस्कशन, वंडरफुल वंडरफुल टाइम विद डिस्कशन यू। ऑफ कोर्स। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि मज़ीद भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपको मदऊ किया जाए ऑफ पॉडकास्ट में। कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड आई रियली थिंक एंड आई होप कि आप लोग को ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। हुँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह सी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।